स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रदेश में निवेश का महाकुंभ लगा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार लगा हो, पूर्व में भी लगे हैं। गहलोत सरकार के राज में जब लगा, उससे थोड़ा सा डिफरेंस आप ये मान सकते हैं कि इस सरकार ने काफ़ी पहले इसे कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि इन्हें धरातल पर उतारने के लिए सबसे लंबा समय इनके पास रहने वाला है। अगर उतार लिया तो प्रदेश की बल्ले बल्ले है, नहीं उतार पाए तो पूर्ववर्ती सरकारों से उनका कंपैरिजन जरूर होगा सक्सेस रेट को लेकर, क्योंकि गहलोत राज में एमओयूज जो हुए थे उसका सक्सेस रेट 2.5% के आसपास रहा था। वसुंधरा राजे के राज में 7.5% के आसपास। तो ये बेंचमार्क तो नहीं है जिसे क्रॉस करना है, बेंचमार्क काफ़ी ऊपर जाना चाहिए। आज जब राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का दूसरा दिन रहा तो सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी उस फैसले ने जिसमें ये बताया गया कि अब हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा, जिस पर प्रवासियों में काफ़ी हर्ष की लहर भी देखी गई। कुछ सजेशंस भी तुरंत ही प्रवासी समाज की ओर से आए हैं। ऐसे में किस तरह का माहौल दूसरे दिन का ये पूरा जो स्केड्यूल रहा है उसको फॉलो करते करते रहा, एक डिस्कशन तो मांगता है। वही करने के लिए आपके साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ इस वक्त कुछ गेस्ट मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले राजेंद्र भानावत जी रिटायर्ड आईएएस हैं और मैं ये बताना चाहता हूं कि पूर्व में एमडी रह चुके हैं रीको के। बहुत बहुत स्वागत है भानावत साहब आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे बहुत से आयोजनों का आप भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्ट रहे हैं। आपकी समझ में क्या ये आयोजन उन सभी से इतर नजर आ रहा है, या वो क्या फैक्टर है जो इसे शायद डिफरेंट बना रहा हो? आवाज कट रही है, दोबारा दोबारा कहीं आवाज थोड़ी कट रही है आपकी। जी जी जी, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के आयोजनों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने खुद कई बार देखा है। जी हाँ, जी हाँ। क्या आपको लगता है कि इस बार जी हाँ। चीजें सच में डिफरेंट हैं? देखिए, मतलब ये आयोजन समय समय पे होते रहे हैं, जी लेकिन इस बार वाले जितना महत्व सरकार ने दिया है, राज्य सरकार ने खास तौर से, और वो महत्व बहुत अच्छा महत्व, और इस बार थोड़ी सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ में, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पुराने अनुभव ये रहे हैं कि जितने भी समझौते होते हैं, एमओयू होते हैं, कई बार बाद में चल के धरातल पे नहीं उतर पाते हैं। उन बातों का थोड़ा सा अधिक ध्यान रखा गया है, ऐसा लगता है अभी। और प्रत्येक निवेशक को या प्रत्येक देश के निवेशकों को लाने के लिए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और मुझे लगता है कि अगर केवल काम खत्म नहीं होता है एमओयू करने से और हाँ केवल इन्वेस्टमेंट सबमिट करने से, ये शुरुआत है। इसको शुरुआत की तरह देखना चाहिए, और इसका फॉलो अप अगर बहुत अच्छी तरह मॉनिटरिंग होनी चाहिए समय समय पर, मुख्यमंत्री जी के स्तर पर अगर कोई प्रपोस्ट बना करके और ये देखा जाए कि उनको उद्यमियों को बुला करके ये देखा जाए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, समय समय पर बात होनी चाहिए। और कहीं कोई काम अटक रहा है तो उसको सरकार अपना काम समझ करके समय पे उसको पूरा करे। तो ये जो एक निवेश की जो संस्कृति होती है, निवेश के हित को आगे बढ़ाने की संस्कृति होती है, उसमें यह देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि निवेशक को कितना फायदा हो रहा है। उसमें यह देखना चाहिए कि निवेश वाला जो कर रहा है राजस्थान में, उसे राजस्थान को, राज्य को और राजस्थान की जनता को किस प्रकार से क्या लाभ हो रहा है। ये दूरगामी दृष्टि रखते हुए अगर अधिकारीगण और राज्य सरकार मॉनिटरिंग करेगी तो मुझे ऐसा लगता है इस बार के परिणाम अधिक अच्छे आने की संभावना मानी जा सकती है। सर, मैं इंडिपेंडेंटली जब सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बार इस तरह के जब भी आयोजन हुए उसमें एक हीरोइक फैक्टर जोड़ने की कोशिश हुई। मतलब जो भी ये आयोजन करवाता था वो ये चाहता था कि इस आयोजन के बाद मैं हीरो बन के निकलूं। अब इस बार अगर हम देखते हैं तो पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, भजनलाल शर्मा नजर आते हैं सीएम के तौर पर। दूसरे दिन सीएम नजर आते हैं, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट के भी कई सारे चेहरे नजर आते हैं। तो ये एक मैसेज जाता है कि हम हीरोइज्म के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हमें काम से मतलब है। ये एक डिफरेंस जो मैंने नोट किया है बीते आयोजनों में और इस आयोजन में। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मुझे बताएं। नहीं, ये बात है। देखिए, हमारे पास जानकारी वैसे तो मीडिया के माध्यम से ही है इनको, और लगता है ऐसा है कि इस बार थोड़ा ही ज्यादा
वर्क ओरिएंटेड काम हो रहा है ऐसा लगता है, मतलब जो हाँ। समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, जो देखते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी करना पड़ेगा, मैं कई बार मेरी सोच ये भी है कि जो वर्तमान में जो जिनके स्वप्निल जी उद्योग यहाँ ऑडियो चल नहीं रहे आ हैं, रहा। जो उद्यम यहाँ राजस्थान में है, उनकी भी संतुष्टि होती रहे, हाँ। इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो एग्जिस्टिंग आपके एंटरप्रेन्योर हैं, वो आपके सबसे बड़े अच्छे दूत हो सकते हैं, आपके अच्छे प्रचार करने वाले हो सकते हैं, आपकी अधिक मदद करने वाले हो सकते हैं। क्योंकि नया निवेशक आएगा तो पुराने निवेशकों से संपर्क करेगा, बात करेगा, और वो थोड़ा उसको अगर फीडबैक अच्छा होता है तो ये कल्चर मुख्यमंत्री के स्तर से लेकर के नीचे के जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उन स्तर तक भी प्रत्येक विभाग में मैसेज जाना चाहिए कि हमारे यहाँ जो निवेश लगाने करने के लिए आए हैं लोग, तो वो उनका पूरा हर तरह से सहायता की जाए। उनको छोटी छोटी समस्याओं के लिए भागना नहीं पड़े इधर उधर। एक कई बार एक जो कार्य संस्कृति ऐसी हो जाती है कि भाई आप कैसे काम रोक सकते हैं लोगों का, तो ये संस्कृति को थोड़ा बदलने की जरूरत है, और एक ऐसा वातावरण बने जिसमें हर व्यक्ति गर्व महसूस करे कि अगर बाहर का कोई व्यक्ति आ रहा है तो स्वागत के उसको वेलकम महसूस हो। ये नहीं लगे कि वो कोई एक बोझ हो गया हमारे ऊपर और हम इसकी मदद कर रहे हैं तो बदले में हमें क्या मिलेगा, ये सोच को बदलना पड़ेगा। क्यों ये एग्जैक्टली देखना एग्जैक्टली। पड़ेगा इस राजस्थान को क्या मिलेगा, राजस्थान की जनता को क्या लाभ होगा। इस सोच के साथ अगर अधिकारी किसी काम को निष्पादन करेंगे तो मेरे ख्याल में जो सोच है राज्य सरकार की, और खास तौर से एक्चुअली मुख्यमंत्री सर क्या जितना है, पहल इस पे कर रहे एक्चुअली हैं, क्या है, ये जो मुझे ऐसा लगता है ब्यूरोक्रेसी कि है जी या हाँ, ये जी जो हाँ। अधिकारी हैं, दरअसल यही सबसे बड़ा चैलेंज रहे हैं अब तक, अलग अलग कारणों से। जी हाँ, जी मैं हाँ, उस पर आपसे आगे बातचीत करूंगा, जी हाँ, लेकिन मेरे साथ मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जी हाँ। प्रवक्ता सीएल यादव जी भी जुड़ चुके हैं। यादव साहब स्वागत है आपका। बीके शर्मा मेरे सहयोगी हैं, बिजनेस एडिटर समाचार प्लस। बीके आपका भी स्वागत है। और वैसे स्टूडियो में मेरे साथ महिपाल महला जी भी आ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, कुछ ही पलों में टीवी स्क्रीन पर भी होंगे। बीके जिस पॉइंट पर मैं था, मैं भानावत जी से ये बोल रहा था कि अभी तक जितने भी आयोजन हुए, आप उसको रिसर्जेंट का नाम दे दो या कोई भी नाम दे दो, उसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि हर कोई हीरोइज्म के पीछे भाग रहा था कि ये हमारा आयोजन है, हम करवा रहे हैं, और वो एक मैं वाला जो तत्व था वो इस आयोजन में नहीं है। आप देखिए, पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी आए, उसके बाद वो हेडलाइंस में शाम तक रहे और चले गए। सीएम भजनलाल शर्मा पहले दिन हेडलाइंस में रहे, चले गए। दूसरे दिन प्रवासी राजस्थानी हेडलाइंस में आ जाते हैं। इसमें कोई हीरोइज्म फैक्टर नहीं है, कोई क्रेडिट के पीछे नहीं भाग रहा है, लेकिन क्रेडिबिलिटी के पीछे भाग रहा है। स्वप्निल, मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले ये राइजिंग जो रिसर्जेंट राजस्थान वसुंधरा सरकार में हुआ था, उससे पहले एक प्रवासी सम्मेलन किया गया था यहाँ पर, गहलोत सरकार ने किया था। तो उसमें मुझे याद है कि तब बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, और प्रवासी राजस्थानियों को पूरी दुनिया से बुलाया गया था। ये बिरला ऑडिटोरियम में उस समय ये सीतापुरा में बना नहीं था, ये जेईसीसी, तो बिरला ऑडिटोरियम में हुआ था। लेकिन वहां पर जब बाद में वो शो जो इवेंट था हो गया, लेकिन सरकार से जब ने इन्वेस्टमेंट के लिए जब बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए कि आप हमसे चैरिटी का काम करा सकते हैं, हाँ। हम हॉस्पिटल खोलने को तैयार हैं, हम स्कूल खोल देंगे, आपको स्कूल में रूम बनाना है, कोई कमरा बनाना है, वो हम ले आएंगे। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट तब होगा, तब आप बताइए कि हमारा पैसा कैसे रिटर्न होगा, हम कैसे, हमको यहाँ पर ग्रोथ मिलेगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं। तो ये लेकिन अब उसमें और इस प्रवासी सम्मेलन में यदि आज की बात करें तो एक बड़ा अंतर यह है कि सरकार पहले प्रवासियों के लिए उन्होंने पूरा एक रोड मैप तैयार किया है। हाँ। और ये भी कहा है कि अलग से एक पूरा विभाग होगा जो प्रवासियों की जो समस्याएं हैं उनको देखेगा, और आगे से सरकार की ओर से उनसे संपर्क नियमित बनाया जाएगा। उन्होंने ऑन रूल्स उसको लेके आए हैं। ये केवल भावनात्मक रूप से उन प्रवासियों से जोड़े रखना कि आपका राजस्थान है, आपकी ये मातृभूमि है, आपके पुरखे यहाँ रहे हैं, केवल ये सेंटिमेंट से काम नहीं चलने वाला। आप उनके साथ में पॉलिसी लेकर सामने लेकर आइए, उनको रोड मैप बताइए कि आप कनेक्ट होइए, आप जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं विदेशों में, यदि उससे रिलेटेड, यदि वहां आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से रॉ मटेरियल लीजिए। यदि आप वहां कुछ यहाँ से आप हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपके लिए, या वहां से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, तो किस तरह हम बिजनेस कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, बिजनेस रिलेशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपकी फीलिंग्स है, जो सेंटीमेंट आपके राजस्थान के साथ हैं।
तो ये प्रयास किए गए हैं, ये प्रवासी सम्मेलन, ये सम्मेलन में जिस तरह से उन्होंने कहा है कि तमाम आपको जो सुविधाएं हैं वो हम देंगे, और जो परेशानी जो है उससे उसके बारे में आप लगातार आप हम पुराने सिस्टम में एक खामी थी, पूरा पुराने एक सिस्टम में विभाग एक का खामी गठन कर थी, रहे हैं। वो भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। पुराना एक सिस्टम था, ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम नहीं था प्रवासी राजस्थानियों के साथ संपर्क में रहने का, एक सिस्टम था, लेकिन वो सिस्टम मठाधीशी का शिकार हो गया। मतलब जो है उसको ये लगता था कि भाई मेरे से क्रॉस होकर उस तक पहले क्यों चले गए, आपको तो पहले मेरे पास आना चाहिए था। तो ये जो मठाधीशी थी उसने दरअसल काफी कबाड़ा किया, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन इससे बेहतर शब्द मुझे नजर नहीं आ रहा, प्रवासी राजस्थानियों के साथ सरकार की रिलेशनशिप का। यादव साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। यादव साहब देखिए, इस तरह के आयोजनों से पूर्व में हर कोई अपने आप को हीरो साबित करना चाहता था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार कोई भी हीरो बनने जैसा अपने आप का प्रचार नहीं कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विपक्ष के तौर पर इन 2 दिन जो 2 दिन से हम देख रहे हैं, उससे विपक्ष इंप्रेस है या नहीं है? यादव साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सीएल यादव जी, नहीं, मेरी आवाज़ सीएल यादव तक नहीं जा रही है। मैं पीसीआर से कहूँगा एक बार आप उनसे मुझे कनेक्ट करें। महिपाल भाई जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। महिपाल, एक जो मैंने बार बार कहा कि ये जो हीरोइज्म वाला फैक्टर है, इस बात से मैं इम्प्रेस्ड हूँ, ठीक है, लेकिन जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस सिक्के के भी 2 पहलू हैं। पूर्व में वसुंधरा राजे पूरी कमान संभालती थी, कांग्रेस राज में अशोक गहलोत पूरी कमान संभालते थे। इस राज में भजनलाल शर्मा कमान संभाल रहे हैं, पर उनके साथ और भी सारथी हैं, जैसे सेंट्रल लीडरशिप, पीएम भी हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स भी हैं। ऐसे में ये कहा हो सकता है लोगों को ये लगे कि भाई वो अकेले क्यों नहीं, या वो अकेले ताकत क्यों नहीं दिखा सकते पूर्व से कंपैरिजन में, क्योंकि कंपैरिजन तो होगा। तो इस लिहाज से आप एक कम से कम ओपनिंग कमेंट दें। स्वप्निल जी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही कुछ एक महीनों में राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये संकल्प लिया कि राजस्थान प्रदेश हिंदुस्तान के नक्शे कदम पर अग्रणी और उन्नत प्रदेश कैसे बने, इस दिशा में हम बेहतर क्या कर सकते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दोनों डिप्टी सीएम, सारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स दुनिया के अलग अलग देशों में गए और निवेशकों को राजस्थान प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। जितने भी जो प्रवासी राजस्थानी उनको राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। फलस्वरूप लगभग 35 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयूज राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पेट्रोलियम हो, खनिज हो, एग्रीकल्चर हो, टेक्सटाइल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेशक जो हैं वो राजस्थान में निवेश के लिए एमओयू किया है। और उसका अभी तो 5 साल पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया हुआ है कि आने वाले 5 साल में राजस्थान प्रदेश की इकोनॉमी डबल कैसे हो, और डबल होने का सबसे बड़ा जो पिलर है वो ये राइजिंग राजस्थान का ये 3 दिन का प्रोग्राम उसमें साबित होगा। प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार की दिशा में, अगर मैं गलत हूं महिपाल, स्वप्निल जी, प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार की दिशा में डाइवर्ट करने में राइजिंग राजस्थान का जो ये ग्लोबल समिट हो रही है, ये अहम कड़ी साबित होगी। हम सभी लोग ये चाहते हैं, विपक्ष के लोग ये चाहते हैं कि राजस्थान प्रदेश हिंदुस्तान के नक्शे कदम पर उत्तर प्रदेश कैसे बने, और उस दिशा में अहम कड़ी साबित होने जा रही है। पहली डिफिकल्टी तो ये है कि जितने भी एमओयू हो रहे हैं उनको लैंड प्रोवाइड करवाना है जी, है ना जी। ये अच्छे सरकारों को हिला देता है जी, है ना, आप समझ रहे हैं। कभी एक्वायर करना है, कभी खाली पड़ी है, हमें ये वाली जगह नहीं चाहिए, हमें वो वाली जगह चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, इसका मतलब ये है कि साइन किए हुए और हर्फ छपे कागज तो आ गए जी, लेकिन वो कागज जिस पे 100, 500, 2000 या 10,000 इस टाइप का लिखा हो, गांधी जी की फोटो छपी हो, आरबीआई के गवर्नर का साइन हो, वो कागज यानी 35 लाख करोड़ रुपए अभी नहीं आए हैं जी, है ना जी। एमओयू का मतलब ये नहीं है कि पैसे आ गए, अभी तो आपको इंफ्रा पे वर्क करना है, अभी आपको सारी चीजें करनी है। बस बेहतर ये है कि आप टाइम बाउंड की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या एमओयू में टाइम बाउंडेशन हिस्सा होती है? मैं स्वप्निल जी उसी पे आ रहा हूँ।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास राजस्थान प्रदेश में 4 साल का, लगभग 4 साल से अधिक का समय, अभी तो हमारे 12 महीने भी पूरे नहीं हुए। ठीक है। हम पूर्णतः प्रयास ये कर रहे हैं कि जल्दी, आज जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि अलग से प्रवासी राजस्थानियों के लिए विभाग बनाया जाएगा, ये यही व्यवहारिक भी, भावनात्मक भी और धरातल पे भी, तीनों तरीके से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश और दुनिया के निवेशक हैं उनको अच्छा माहौल क्रिएट कैसे हो, कैसे उनकी सारी जो छोटी छोटी जो चीजें, लैंड एक्वायर से लेकर सारी चीजें सामने आ रही थी, उन सारे फेसों का समाधान हो, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे एक रोड मैप के साथ काम कर रही है और जल्दी सारी चीजें धरातल पे देखने को मिलेंगी। रही बात हम जिन पैसों की बात हम कर रहे हैं, तो एक टाइम बाउंडेशन में ही वो सारी चीजें होंगी और हमारा पूर्णतः ये प्रयास रहेगा, स्वप्निल जी, हमारा पूर्णतः ये प्रयास रहेगा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाला प्रदेश राजस्थान प्रदेश बने, जिसकी स्ट्राइक रेट, अभी तो स्ट्राइक रेट में पिछले दफे में कि कांग्रेस पार्टी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, 10% से भी नीचे स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी की थी। बता चुका हूं, 2.5% उनका, राज्य सरकार का 7.5% मेरे पास है, मैं यही कह रहा हूं। पर राजस्थान प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये विश्वास व्यक्त किया है निवेशकों के माध्यम से कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाला राजस्थान प्रदेश बने। चेहरे वही हैं, सिस्टम नया है जिनको लागू करना है, दुरुस्ती के साथ लागू उस सिस्टम के साथ चेहरे ढल पाए, या तो वो आपको झुका ले जाएंगे या आप उनको झुका ले जाएंगे, यही दो कंडीशंस हैं और इसी पर 50-50 चांसेस हैं इसके सक्सेस होने के या नहीं होने के। तो वो इसका आंसर तो भविष्य में मिलेगा। मैं सीएल यादव जी के पास जाना चाहता हूं। यादव साहब मेरे साथ जुड़ गए। यादव साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? यादव साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, यादव साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। बीके, एक पॉइंट मैंने रेज किया कि अभी तो एमओयू हुए हैं, ये वो कागज हैं जिन पर शर्तें लिखी हैं, नियम लिखी हैं, कौन क्या चाहता है वो लिखा है और उस पर हस्ताक्षर हो गया। लेकिन गांधी जी की फोटो वाला कागज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ऐसे जिसके आधार पर मैं आपकी बात को मैं समझ गया, ये गांधी जी तक तो पहुंचना अभी लंबी दूरी है। इसमें जो प्रोसेस है, ये एमओयू हुआ है। अब सरकार को सबसे पहले उनको जगह जो एमओयू किए हैं उसके तहत उनको अलग अलग जो सेक्टर वाइज उनको लैंड मुहैया करानी पड़ेगी। लैंड मुहैया कराने के बाद वो अपना प्लांट लगाएंगे, प्रोसेस शुरू होगा, मशीनरी लगेगी वहां पर, और मशीनरी लगने के बाद में वहां प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होने के बाद में उसकी सप्लाई होगी, उसके बाद रेवेन्यू आता है सरकार के पास में, जब उसकी इनकम होती है। उसमें भी सरकार ने कई तरह की योजनाएं इस तरह की है कि आपको 5 साल तक। मैं आपको काउंटर कर रहा हूं, शुरुआत होती है इंफ्रा से। यहां पे तो अभी हमको इंफ्रा भी डेवलप करना है, कुछ स्टेट्स ऑलरेडी इंफ्रा प्रोवाइड करवा देते हैं। नहीं, सरकार इंफ्रा में जो गवर्नमेंट की तरफ से केवल जो बाहरी आपको अच्छी सड़क, उस औद्योगिक क्षेत्र के लिए अच्छी सड़क होनी चाहिए, वहां पर पानी, बिजली, सीवरेज वगैरह इस तरह की व्यवस्था हो, कनेक्टिविटी हो। लेकिन जो प्लांट बनते हैं वो अपने अपने जरूरत के हिसाब से, जैसे कार का कोई प्लांट है तो वो वहां रोबोटिक आर्म लगती है, वो प्लांट अलग तरह का होता है, बाइक का अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग होता है। हाँ। तो प्लांट तो मैन्युफैक्चरर है, जो इन्वेस्टर है वो अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से बनाता है और वो अपना जितना कैपिटल है उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करता है कि उसे फर्स्ट फेज में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। कई बार कई फेज में एक प्लांट तैयार होता है, एक फेज में उसको एक जो अमाउंट है वो उसमें उसे लगाना होता है, और जब वो उससे उसका प्रोडक्शन शुरू कर देता है, धीरे धीरे सेकंड फेज, थर्ड फेज। तो क्या मैं अगर ये कहूं कि तो क्या मैं ये कहूं कि तो क्या मैं गलत होऊंगा अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए आज कोई फैक्ट्री लगाता है, या मान लीजिए सोलर एनर्जी से जब भी बिजली बनेगी तब बनेगी, लेकिन तब तक उसको बिजली प्रोवाइड करनी है और एम्पल मात्रा में वो बिजली देने की स्थिति में हम है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चक्कर में हमें और उधारी चलानी पड़े, वैसा ही कोई समझौता ना करना पड़ जाए जो गहलोत साहब जाते जाते कर गए? नहीं, बिजली का मामला थोड़ा अलग है, उसमें उतना समय नहीं लगता, उसमें आपको लैंड प्रोवाइड करानी पड़ती है। जो सोलर की आप बात कर रहे हैं उसमें केवल लैंड की जरूरत होती है और उसमें पैनल लगाने पड़ते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन जैसा कुछ नहीं, ज्यादा नहीं होता। हाँ, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम कम से कम इस फील्ड में तो अपने फिंगर्स क्रॉस कर सकते हैं।
अगर कुछ निकल कर आना होगा तो वो तो 2-2.5 साल में भी पता चल सकता है कि वो निकल कर आ रहा है कि नहीं। उसके लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बाकी सब चीजों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बीके, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता अभी भी मेरे साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन एक स्पेसिफिक सवाल जो मैं डिस्कशन के दौरान रखना चाहता था वो मैं पहले ही रख देता हूं। अगर वो नहीं जुड़ पाए तो ये मेरा सवाल उनसे रहता। दरअसल सवाल ये था कि जब तमाम वर्गों से सुझाव मांगे गए, उसके लिए एक जरिया बनाया गया कि भाई ये प्लेटफॉर्म है और इसके जरिए आप आइए और हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, हमें सुझाव दीजिए। तो कांग्रेस ने सुझाव दिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यानी ट्विटर से, फेसबुक से, लेकिन उस प्लेटफॉर्म से नहीं दिए जिस प्लेटफॉर्म से चीज़ों को रीड किया जाना था। तो ऐसे में उनका कोई सुझाव इसमें शामिल हो पाया हो, इस पर मुझे बहुत ज़्यादा संदेह है। मैं महिपाल एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। जी सर, ये आपने भी सुना, चैलेंजेस तो हैं, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं। हम ये हमटी डोमटी टाइप का काम नहीं कर सकते, हम हैप्पी गो लकी नहीं रह सकते कि कुछ चीज़ें लक पर छोड़ देते हैं और कुछ चीज़ें हैप्पीनेस पर छोड़ देते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता। प्रॉब्लम यह है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में चैलेंजेस हमारे जहन में है, ये नज़र नहीं आ रही। ऐसा कुछ नहीं है, चैलेंजेस तो हैं। जब इतना बड़ा निवेशकों का निवेश राजस्थान प्रदेश में राजस्थान की सरकार लेके आ रही है तो उसका रोड मैप का खाका भी पूर्णतः तैयार है। ठीक है। अब हम प्रयास ये करेंगे, चूंकि निवेशकों को भी हमने ये विश्वास दिलाया है कि राजस्थान प्रदेश में जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे सकते हैं, चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे सीवरेज हो, चाहे अच्छा एनवायरमेंट हो बिजनेस के लिए, सारी चीजें जो सरकार ने एमओयू में अपनी तरफ से निवेशकों को के सामने जो कही हैं उस पे 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी भी उतरेगी। और आने वाले 4 साल में प्रदेश की जनता इस बात का गर्व करेगी कि राजस्थान प्रदेश हिंदुस्तान के नक्शे कदम पे उन्नत और अग्रणी प्रदेशों में काउंट हो रहा है। ठीक है। सीएल यादव साहब कम से कम मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। यादव साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी 2 दिन का जो सफर रहा है राइजिंग राजस्थान का, उसे विपक्ष किस तरह से देख रहा है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि विपक्ष ने अपनी तरफ से इसके क्रियान्वयन में कोई सुझाव नहीं दिए? स्वप्निल जी, कांग्रेस हमेशा कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में विश्वास, और यदि कोई डेवलपमेंट की बात आती है तो कांग्रेस उसको और ज्यादा सकारात्मक रूप से लेती है, क्योंकि इस देश में जो तमाम इंस्टीट्यूशन है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कांग्रेस ने बनाया। कैसे बनता है? देश का खून पसीने की जो कमाई है, टैक्स की जो कमाई है, उसको इस्तेमाल सही ढंग से किया है। ये कांग्रेस अच्छी तरह भाजपा की तरह जुमले नहीं की, चाहे भागना हो, चाहे राजस्थान की बात करें तो 2 सेकंड आप ये कह रहे हैं कि जो राइजिंग राजस्थान चल रहा है वो दरअसल जुमले हैं? मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर आकर बोल रहे हैं या जो निवेशक आकर बोल रहे हैं, ये तो उनका अपमान हुआ ना यादव साहब? स्वप्निल जी, अपमान तो कल हुआ हमारे देश के प्रधानमंत्री का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जब एक जगत सेठ बैठा था और पूरे हॉल में जितने भी निवेशक थे या जो भी गेस्ट थे वो खड़े थे प्रधानमंत्री के सम्मान में, और मुख्यमंत्री जी जब उनका सम्मान कर रहे थे। तो ये एक काला धब्बा है इस राजस्थान पे। जिस प्रकार की अव्यवस्था कल राजस्थान में, और जो ये कह रहे थे कि पिंक सिटी जयपुर को दुल्हन की तरह सजाया की अव्यवस्थाएं जरूरी थोड़ी है कि एंड रिजल्ट पर असर डालें। मैंने तो ऐसे कई टूर्नामेंट्स देखे हैं जिसका उद्घाटन भले ही अच्छा ना हुआ। अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, बदलाव सरकार को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी कहती है कि प्रार्थना करती हूँ कि धरातल पे उतरे। किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट उसे पूछा जाता है, मैं तो कह रहा हूँ आप भी प्रार्थना कीजिए ना कि ये धरातल पर उतरे। भजनलाल जी बताइए, भजनलाल जी बताइए, भी नहीं बोला। ठीक है, तो ये तो इनका जो चल रही है। ठीक है यादव साहब, मैं महिपाल एक 20 सेकंड दे रहा हूँ, काउंटर करें, फिर मैं भानावत जी के पास जाऊंगा। स्वप्निल जी, मैं तो आपके माध्यम से जो है वो यादव साहब से सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है? निवेशकों ने जो एमओयू किया उसको धरातल पे उतरे कि नहीं उतरे? कांग्रेस पार्टी तो ये भगवान से प्रार्थना कर रही है कि निवेशकों का पैसा राजस्थान में ना लगे, ताकि राजस्थान वैसे ही जैसे कांग्रेस के कार्यकाल में बर्बादी की कगार पे खड़ा था वैसे यहाँ पर आपका पौरुष काम करेगा ना महिपाल? मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। इतनी तो प्रदेश की अगर वो जनता नजर लगा रहे करती हैं है तो आपका पौरुष उस नजर की काट होगा। इतनी तो प्रदेश की जनता उम्मीद करती है कि आप अच्छे के लिए राजस्थान की सरकार जो करे उसको अप्रिशिएट तो कर सकते हैं। ठीक है भानावत जी, कांग्रेस पार्टी की सोच को कहाँ जंग लग गया? ठीक है भानावत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भानावत जी, आपके हिसाब से और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके एक्सपर्टीज के हिसाब से
मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, एक तो आप क्लोजिंग कमेंट दीजिए और ये बताइए कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, क्योंकि मुझे ले देकर मामला सारा ना वो लैंड पर ही आकर फंसता नजर आता है, क्योंकि लैंड ही अलॉट करना सबसे बड़ा पेच वही लेकर आएगा। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि राजस्थान में सबसे बड़ा एसेट जमीन है, भूमि है, लैंड है, तो उसको बहुत रीजनेबल नॉमिनल रेट पे अवेलेबल कराना पहली आवश्यकता है। कोई भी बिजनेसमैन, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पैसे देकर के अगर लैंड खरीदेगा तो कभी भी नहीं लगा पाएगा, आएगा ही नहीं यहाँ पर। तो इसमें एक तो ये देखा। दूसरा मैं ये बता रहा था आपको, आपसे भी आग्रह है कि मीडिया को भी हर महीने इस प्रकार का एक पेपर तैयार करना चाहिए कि जितने एमओयू हुए सेक्टर वाइज और जिलावार, उसमें कितने एमओयू की प्रगति क्या है। अगर जनता का विश्वास और इन्वेस्टर्स का विश्वास तब ज्यादा अच्छी तरह बैठेगा जब हम हर महीने सरकार को मॉनिटर करे ही, लेकिन जनता के सामने भी ये बात समय समय पे आती रहे कि हमने इतने 4000 एमओयू किए, 35 लाख करोड़ के, तो हर महीने की बताए प्रोग्रेस, 21 एमओयू के संबंध में क्या प्रोग्रेस है, कुछ आगे क्या बढ़ा, उसके अंदर क्या दिक्कत आई। और साथ साथ कभी कभी जिन लोगों ने एमओयू किया है उनके साथ भी वार्ता करें, भाई आपने अगर कहीं स्लो प्रोग्रेस हो रही तो आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि आप जो मीडिया के लिए टास्क बता रहे हैं उसके 3 सबसे बड़े धुरंधर हमारे पास मौजूद हैं। एक तो हमारे डायरेक्टर साहब हैं जितेंद्र शर्मा जी, दूसरे बीके शर्मा हमारे बिजनेस एडिटर, और तीसरे राकेश शर्मा जी हमारे सीनियर एडिटर। तो इधर तो ये पिलर तो मजबूत है, ये नजर रखेगा। इस बारे में मैं सभी को आश्वस्त कर रहा हूं महिपाल, आपको भी समय समय पर इसके अपडेट्स हमारे पास मिलते रहेंगे। लेकिन ऑल द बेस्ट, मीडिया की तरफ से भी, समाचार प्रेस की तरफ से भी ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।